मैं हूँ अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। एआई स्टार्टअप्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन भारत में इस पर असली काम हो रहा है। कोई एआई को और स्मार्ट बना रहा है, तो कोई रोड सेफ्टी के लिए नई टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है। बिजली बचाने का नया तरीका भी खोजा जा रहा है। आज हमारे देश के युवा ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी बदल सकती है। हैदराबाद में ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज भारत का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसरो की सफलताओं के साथ साथ अब इस क्षेत्र में कई युवा स्टार्टअप्स भी तेजी से उभर रहे हैं। हैदराबाद का टी वर्क्स ऐसा ही एक इनोवेशन हब बन चुका है, जहां युवा इंजीनियर और स्टार्टअप्स भविष्य की अंतरिक्ष तकनीकों पर काम कर रहे हैं। यहां अत्याधुनिक मशीनें, प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं और टेस्टिंग लैब्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। सबसे खास बात ये है कि इनोवेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, ताकि संसाधनों की कमी उनके सपनों के रास्ते में बाधा न बने। वो स्टार्टअप सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। और हमारे जहाँ जो स्टार्टअप्स हैं, जो 2-3 स्टार्ट दोस्त से आप मिले हैं, बट हमारे पास और भी स्टार्टअप्स हैं जो कुछ अर्ली स्टेज में भी हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इनको स्टेट से अच्छी बैकिंग मिल रही है, कुछ लोगों को स्टेट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ताकि वो अपना फ्री में टेस्टिंग कर सकें। मेरे हाथ में जो आप रॉकेट देख रहे हैं, ये कोई आम रॉकेट नहीं है, ये रीयूजेबल रॉकेट है। ये रॉकेट बड़ी ही आसानी से कई सारी सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में बड़े आराम से भेज सकती हैं। जहां पर विदेशी कंपनियां यही काम बहुत सारे पैसे लेकर करती हैं, आने वाले समय में भारत में यही काम कम दाम में होगा। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है। इस तकनीक को हकीकत में बदलने में जुटी है युवा इंजीनियरों की एक टीम। इनका लक्ष्य ऐसा रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम विकसित करना है जिससे सैटेलाइट लॉन्च करना पहले से कहीं अधिक किफायती हो सके। खास बात ये है कि रॉकेट इंजन, फ्लाइट कंप्यूटर, एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम जैसी कई महत्वपूर्ण तकनीकों को ये टीम खुद विकसित कर रही है। जब सबसे पहले हमने रॉकेट बनाना शुरू किया, जब हम सबसे मिल रहे थे तो बात कर रहे थे, सबसे पता चलता है कि जितने सारे कंपोनेंट थे सब बाहर से आते थे। सिर्फ इसरो अकेला था जो अपने नेटवर्क के थ्रू सारा सब कुछ इसरो के रॉकेट बने थे। तो हमने सोचा नए तरीके से सिरे से सारे मटेरियल से लेके सब कुछ लेके हमें खुद बनाना है। तो हमने इसका रॉकेट इंजन से लेके इसका फ्लाइट कंप्यूटर, इसका आईएनएस सिस्टम्स, ये सब कुछ हमने खुद से बनाया। तो अभी तक जितना मटेरियल है 90% इन हाउस है। एक तरफ कुछ युवा रीयूजेबल रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं, तो वहीं एक स्टार्टअप कुछ ऐसे सैटेलाइट्स विकसित कर रहा है जो स्पेस में डेड सैटेलाइट डिब्रिस को पकड़ता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट पर बर्न होने के लिए छोड़ देता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। हमारे अंतरिक्ष में इस समय हजारों बेकार सैटेलाइट हैं और उनका मलबा तैर रहा है, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक बड़ा खतरा है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए यहाँ एक टीम एक बेहद खास सैटेलाइट सिस्टम बना रही है जो अंतरिक्ष को सुरक्षित रखेगा। ये अंतरिक्ष के लिए क्यों जरूरी है, ये समझिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी युवा इंजीनियर से। जैसे डेड सैटेलाइट्स हो गए, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और रॉकेट बॉडीज के अपर स्टेजेस हो गए, तो ये सब स्पेस में ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है। तो इनका निकालना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक छोटा सा बुलेट साइज जितना भी अगर ऑब्जेक्ट आपके सैटेलाइट पे लग गया तो आपका पूरा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए कॉस्मोसर्व की एक टीम स्वायत्त यानी ऑटोनोमस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इनका सैटेलाइट बिना किसी मानवीय मदद के अंतरिक्ष के कचरे को खुद ट्रैक करेगा और अपने रोबोटिक आर्म से जकड़ लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल रोबोटिक आर्म बना रहे हैं जो जाके पकड़ेगा। सो आप अपना हाथ सोचिए कि हम लोग जाके एक झप्पी दे रहे हैं, साथ में सोच सकते हैं। बट जब मैं प्रेशर ज़्यादा दूंगा तो क्या होता है कि जो जिसको मैं पकड़ना चाहता हूँ वो टूटेगा नहीं, बट फिर भी मैं उसको कस के पकड़ के लेके जा सकता हूँ। रॉकेट बनाने से लेकर अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने तक भारत का ये नेक्स्ट जेन युवा आज आसमान में देश की एक नई और सुनहरी कहानी लिख रहा है।
मेक इन इंडिया की अगली सबसे बड़ी छलांग अब केवल धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी दिखाई दे रही है। एआई, डीप टेक और स्मार्ट रोड्स, यही है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। डीप टेक यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं होती बल्कि नई दुनिया बनाती है। आज भारत के युवा इंजीनियर्स ऐसे स्मार्ट रेडार और एडवांस ड्रोन तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज भारत में डीप टेक और ड्रोन इनोवेशन तेजी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात कि इसकी स्क्रिप्टिंग किसी विदेशी लैब में नहीं बल्कि भारत में हो रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित ये डीप टेक स्टार्टअप उन्नत ड्रोन और एरियल रोबोटिक्स तकनीक विकसित कर रहा है। भारतीय भूभाग और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा, निगरानी, राहत कार्य और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल रहे हैं। The diversity of Indian terrains or the Indian where the Indian Armed Forces has been deployed, right from like JNK to eastern sector to the maritime sector in the south, and also in the porous boundaries or the desert areas in the west side. So there is a lot of difficult terrains that Indian Armed Forces has to deploy their technologies, right, including drones. So due to this diversified geographies of Indian Armed Forces, so the foreign technologies from US or Europe are not able to cater to the demand. कंपनी आयातित पुर्जों को जोड़ने के बजाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तकनीक खुद विकसित करती है। वहीं हेलीकॉप्टर से प्रेरित इसकी वेरिएबल पिच तकनीक पारंपरिक ड्रोन की तुलना में बेहतर स्थिरता और लंबी उड़ान क्षमता प्रदान करती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन जोन में और मेरे ठीक पीछे हैं पायलट इशिका जो कि फ्लाई करने जा रही हैं सबल 20 ड्रोन। रेडी टू आर्म? सबल 20 एक टैक्टिकल लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जिसे खास तौर पर कठिन इलाकों और हवाई डिलीवरी मिशनों के लिए तैयार किया गया है। ये लगभग 20 किलो तक भार ले जा सकता है, करीब 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। यानी जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, वहां से इसकी उड़ान शुरू होती है। आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर्स हर टेरेन में उड़ जाते हैं, कितनी भी विंड हो, कितनी भी एयर थिन हो। सिमिलरली तो व्हाट हैपेंस इज कि इसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी है, तो इस वजह से जब ये तेज स्पीड से घूमते हैं इसकी ब्लेड्स, ये ज़्यादा एयर प्रोड्यूस कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द मल्टी रोटर्स विच हैव अ स्मॉलर विंग स्पैन। ड्रोन की बेहतर प्रदर्शन क्षमता के लिए उन्नत रडार सिस्टम बेहद जरूरी है। इसी दिशा में कोलकाता की एक डीप टेक और स्पेस टेक स्टार्टअप अत्याधुनिक सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक विकसित कर रही है, जिसका उपयोग ड्रोन, विमान और उपग्रहों में किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये तकनीक बादल, धुंध, धुएं और अंधेरे में भी सटीक इमेजिंग करने में सक्षम है, जो रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल रही है। ड्रोन में लो फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार हम ही देते हैं और ये वर्ल्ड का बेस्ट रेजोल्यूशन है। हम जो सैटेलाइट पे जब भेजेंगे एल बैंड पे, उसमें हम पहला पे 2 मीटर रेजोल्यूशन देंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 10 मीटर का। यहाँ काम करने वाले युवा वैज्ञानिक ड्रोन और रडार तकनीक में नवाचार के जरिए ऐसे ही रीयूजेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर विकसित कर रहे हैं, जिनकी मदद से एक ही रडार सिस्टम को अलग-अलग जरूरतों और मिशंस के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा हार्डवेयर को। अभी वो रीपर्पस, रीयूजेबिलिटी, रिकॉन्फ़िगरेबिलिटी इसका मेन एडवांटेज है। पहले जो कि एक हार्डवेयर में हम लोग एक ही रेडार का जो फीचर है वो कर सकते थे, लेकिन अभी ये बहुत सारे एप्लीकेशन में सेम हार्डवेयर यूज करके सिर्फ इसका प्रोग्रामिंग, इसका सॉफ्टवेयर साइड चेंज करके ही इसको यूज कर सकते हैं। यहीं पर त्रिनेत्र सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग देने के साथ साथ रडार तकनीक को अधिक सरल और प्रभावी बना रहा है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज SAR, राइट? सो सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो L बैंड एंड P बैंड है, विच इज लाइक द इंडस्ट्री बेस्ट
नाउ उसमें क्या होता है, सार बेसिकली इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड वर्ल्ड हैज नॉट सीन दिस काइंड ऑफ डेटा। मीन्स आप उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो सेंटिनल का जो फ्री डेटा है दैट इज 10 मीटर और हमारा सब-मीटर डेटा है। पूर्व इसरो वैज्ञानिक तपन मिश्रा द्वारा स्थापित ये स्टार्टअप आज युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर देश में ड्रोन और रडार तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। खेती से लेकर के रक्षा क्षेत्र तक हर जगह पर तकनीकी की जरूरत है और ये जरूरतें एक समय में जहां देश दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था वहां से पूरी करता था, आज भारत खुद इस इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है। सोचिए अगर खेत में हार्वेस्टिंग भी इलेक्ट्रिक मशीन करे तो। अब ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, ये एक रियलिटी है। भारत के युवा ऐसी स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो किसानों की मेहनत को कम कर रही है और खेती को और भी ज्यादा आसान। कहीं इलेक्ट्रिक हार्वेस्टिंग मशीन्स बन रही हैं तो कहीं हाई टेक बायोटेक लैब्स खेती का फ्यूचर तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में शामिल है, जहां लाखों किसानों की आजीविका इस फसल पर निर्भर है। लेकिन बढ़ती श्रम लागत और मजदूरों की कमी इस क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौतियां बन रही हैं। ऐसे में पुणे का एक युवा डीप टेक स्टार्टअप भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक गन्ना हार्वेस्टर विकसित कर रहा है, जो कटाई को अधिक दक्ष, किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। We are replicating how the labor are harvesting sugarcane manually. We are replicating that in the best suited mechanical way. Also, our powertrain is electrically powered, keeping in mind the sustainability and other fossil fuel endangerment angle, climate change, and all those things. We will eventually lead to a solution tailored for Indian farmland condition and having a sustainable fuel, which will lead to greater penetration in the market. Also, like reducing all the losses for all the stakeholders. इसी दिशा में विकसित किया जा रहा है सक्षम E1S, जो भारत का पहला पूर्णतः विद्युत चालित गन्ना कटाई मंच बनने की ओर अग्रसर है। छोटे और मध्यम किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा ये स्वदेशी प्रोटोटाइप श्रमिकों की कमी, बढ़ती लागत और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास है। सफल होने पर यह नवाचार गन्ना खेती को अधिक दक्ष, किफायती और टिकाऊ बना सकता है। जो मार्केट में दूसरे मशीन अवेलेबल है वो बेसिकली ट्रैक्टर माउंटर रहेंगे या फिर वो सेल्फ प्रपल नहीं है। तो ये अपने भारत का एक पहला मशीन ऐसा रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक भी है, जो कि सेल्फ प्रपेल भी है, जिसका कीमत भी कम रहेगा और जिसका वजन भी कम रहेगा। तो इसकी वजह से हम इसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के जो भी देश है जहाँ पे गन्ना एज अ क्रॉप लेते हैं वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। कृषि में नवाचार केवल मशीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर पौध सामग्री के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दिशा में पुणे स्थित एक बायोटेक कंपनी पिछले 2 दशकों से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। टिश्यू कल्चर तकनीक और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के माध्यम से यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले फल, फूल और कृषि फसलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इससे किसानों को बेहतर उत्पादन, अधिक आय और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे कृषि अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बन रही है। We have the commercial 4 labs. Out of 4 labs, 3 labs for horticulture crop. We are producing every year more than 50 million plants. Out of that, 40 million of the banana plants and remaining 10 million for the floriculture crop. ये बायोटेक कंपनी 42 देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करती है और लगभग 1500 महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसकी अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री विकसित करती हैं, जिससे भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिल रही है। In 2006, to get any collaboration from Netherlands was very difficult.
For the first collaboration, it took nearly 3 years to convince the collaborator that Indians can do much more better and work harder and give quality plants everywhere. But it took me good 3 years to convince them because they were not believing. And then at last they had to believe it, and then they collaborated with us, and from that day itself, after the collaboration, we are really doing good production in the laboratory. We have got a laboratory of nearly 240,000 square feet where 1,500 ladies are working. भारत की कृषि आज परंपरा और तकनीक के संगम पर खड़ी है। इलेक्ट्रिक हार्वेस्टिंग मशीनों से लेकर अत्याधुनिक बायोटेक प्रयोगशालाओं तक युवा नवाचारक खेती को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने में जुटे हैं। उनके प्रयास न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि भारत को कृषि नवाचार और एग्रीटेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। सोचिए, अगर आपके घर का कचरा लैंडफिल तक जाए ही नहीं, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट से दिल्ली की कॉलोनी ने इसे सच कर दिखाया है। यहाँ कचरा फेंका नहीं जाता, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और इस बदलाव में युवाओं की बड़ी भूमिका है। तो आइए देखते हैं। हर बदलाव की शुरुआत घर से होती है, और घर में भी सबसे पहले रसोई से। सब्जियों और फलों के छिलकों से निकलने वाला गीला कचरा अक्सर बेकार समझा जाता है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के नवजीवन विहार में रहने वाला बनर्जी परिवार इसे एक संसाधन मानता है। परिवार रोजाना गीले और सूखे कचरे को अलग करता है। गीले कचरे से कंपोस्ट बनती है, जिसका इस्तेमाल घर की बागवानी में किया जाता है। यही छोटी सी आदत बनर्जी परिवार को एक मिसाल बनाती है और बताती है कि स्वच्छता की शुरुआत रसोई से ही होती है। अगर हम लोग सेग्रीगेट नहीं करें तो ये जो प्लास्टिक पन्नी है या बाकी बहुत कुछ है जो बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये हमारे वेट वेस्ट के साथ जाके ना इसका बहुत सारा केमिकल्स निकलता है, जिससे हमें बहुत हानि पहुंचाता है। तो अगर हम वेट वेस्ट को अलग करें, वो 3 महीने के अंदर आपका वो कंपोस्ट बन जाता है, और आपका जो ड्राई वेस्ट है उससे कोई पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। बनर्जी परिवार की तरह नवजीवन विहार के 280 से अधिक परिवारों ने भी इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। आज ये कॉलोनी प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट की एक मिसाल बन चुकी है। इस बदलाव का श्रेय जाता है डॉक्टर रूबी मखीजा को, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सचिव हैं। उन्होंने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल अपनाया, जिसके तहत हर घर से अलग अलग किया गया गीला और सूखा कचरा एकत्र कर सोसाइटी के भीतर बने रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है। हर दिन हजारों टन कचरा शहरों से निकलता है और लैंडफिल का हिस्सा बन जाता है, लेकिन अगर इसी कचरे को सोर्स पे ही सेग्रीगेट किया जाए तो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। जी हाँ, इस कॉलोनी का कचरा अब लैंडफिल तक पहुंचता ही नहीं। गीले कचरे से सोसाइटी के भीतर ही कंपोस्ट तैयार की जाती है, जबकि प्लास्टिक सहित सूखा कचरा अलग कर रिसाइकलिंग प्लांट भेज दिया जाता है। यानी यहाँ कचरा बोझ नहीं, बल्कि एक संसाधन बन चुका है। जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक आप वेस्ट जनरेट करोगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि आप जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हो वो उन कूड़ों के पहाड़ों तक ना पहुँचे। तो आप कम वेस्ट जनरेट करें, रिस्पॉन्सिबली उसको इस्तेमाल करें, और जब डिस्पोज ऑफ करें तो बहुत जिम्मेवारी के साथ उसको ऐसे डिस्पोज करें कि कोई भी चीज़ लैंडफिल पे ना जाए। नवजीवन विहार की पहचान सिर्फ बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम भी है। यहाँ QR कोड आधारित व्यवस्था है। जैसे ही कोई निवासी कचरा देने की सूचना देता है, टीम तक संदेश तुरंत पहुँच जाता है और सफाई कर्मी बिना देरी कचरा एकत्र कर लेते हैं। इस पहल की असली ताकत है यहाँ के लोग, खासकर युवा। पिछले 3 वर्षों से कई युवा इस अभियान से जुड़कर अपने शहर को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारा एम है ना सिर्फ अवेयरनेस करना, बट एक बिहेवियरल चेंज लेके आना, ताकि लोग सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करें।
एज जेनजी मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग फ्यूचर की ड्राइविंग फोर्स हैं, तो हम चेंज का वेट ना करें, हम खुद चेंज बने। नवजीवन विहार की ये पहल दिखाती है कि जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक व्यवहार है। स्वच्छ भारत से लेकर सर्कुलर इकोनॉमी तक भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई बड़े कदम उठा रहा है। ऐसे में अगर हर कॉलोनी और हर परिवार ये जिम्मेदारी निभाए तो स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भारत का सपना हकीकत बन सकता है। आज की जनरेशन सिर्फ नए ट्रेंड्स ही नहीं बना रही बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी नए अंदाज में आगे बढ़ा रही है। कोलकाता में भी कई युवा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जो रविंद्र संगीत को मॉडर्न म्यूजिक, शास्त्रीय नृत्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़कर नई पहचान बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पुराने सुर आज भी नई पीढ़ी की आवाज बन रहे हैं। सुरों में बसी एक विरासत, शब्दों में छिपी भावनाएं और संगीत के साथ नृत्य में भी जीवंत होती एक सांस्कृतिक पहचान। ये है रविंद्र संगीत, जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा का एक हिस्सा है। Rabindranath Tagore, he has created his millions and millions of his ideas, his poetry, his creations. The moment you will listen, if you go in the depth, you will connect all your emotions. दरअसल रविंद्र संगीत विश्व कवि और बंगाल की शान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतों की वो अनमोल विरासत है, जिसमें उनके लिखे 2000 से अधिक गीत शामिल हैं। शास्त्रीय रागों और बंगाल की लोक धुनों के खूबसूरत मेल से बना ये संगीत प्रेम, प्रकृति, आध्यात्म और जीवन के अनेक भावों को अभिव्यक्त करता है। रविंद्र संगीत सिर्फ चित्त, मन को स्थिर नहीं करता। ये गीत सुनने में जितने सुखदायक होते हैं, मन को जितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, उससे ज्यादा ये हृदय में उतरते हैं। स्वच्छंद आकाश के नीचे रहने की बात ये संगीत करते हैं। और आज बंगाली कल्चर में किस तरीके से रविंद्र संगीत भरतनाट्यम के साथ घुल मिल रहा है, ये यहाँ पर जीवंत रूप से देखने को मिलता है। ये संगीत अब सिर्फ गायन तक सीमित नहीं रहा। आज युवा कलाकार इसे भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों के साथ जोड़कर नई अभिव्यक्ति दे रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं भरतनाट्यम की कलाकार झिनुक मुखर्जी। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথের গল্প, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের গান। মানে এটা আমাদের মানে বড় হওয়া বা আপব্রিঙ্গিংয়ের একটা পার্ট। ছোটবেলা থেকে এই শোনা, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রোগ্রাম, এখনও আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রোগ্রাম করি, সেখানেও এই একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে। समय बदलने के साथ प्रस्तुति के तरीके भी बदल रहे हैं। आज कई युवा सैक्सोफोन और अन्य आधुनिक वाद्य यंत्रों पर रविंद्र संगीत सीख रहे हैं। मैं यहाँ सैक्सोफोन सीखने आता हूँ और सैक्सोफोन बजा के मैं अपने मम्मी पापा और गुरुजी का नाम रोशन करना चाहता हूँ और अपने संगीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसी ही पुरानी परंपरा को आधुनिक रंग में ढाल रही है शारोनी पोदार, जो प्राचीन बाउल गायन को अपने बैंड के जरिए नए सुरों में ढाल रही हैं। आज वो सिर्फ पुराने गीतों को गाती ही नहीं बल्कि नए कॉम्पोजिशन भी तैयार करती हैं। बंगाल का एसेंस बना रहे तो फोक सॉन्ग को रीअरेंज करके जो हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक में कर रहे हैं, दैट इज वन अटेम्प्ट टू सेव म्यूजिक एंड टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेडिशंस दैट इतना संत साधु ने सब बनाया है, वो मतलब खोना नहीं जाना चाहिए। आज कोलकाता में या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में जो स्वर साधना सदियों से चली आ रही थी, उसे आज युवा अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और शायद हमारे नेक्स्ट जिन
भारत की यही पहचान है। হয় না কপাল গুনে আমার মনের মানুষের সনে। इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।